हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 40 PYQs ऑफ CPC विथ आंसर्स। ये मैंने यूपी, MP, उत्तराखंड, राजस्थान और अदर स्टेट की जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को देखकर वो क्वेश्चन निकाले हैं जो कि एक से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसीलिए अभी मैंने केवल 40 क्वेश्चंस तैयार किए हैं ताकि अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आएँ तो आप इनको तो एटलीस्ट बना ही लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों को देखकर बनाया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और हिंदी में उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी और थोड़ी ही देर बाद आंसर भी बताऊँगी। तो आप भी अपना स्कोर देखिए, आप कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने आपको नहीं आए, और कमेंट करके आप अपना स्कोर बताइएगा। ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और किस सेक्शन पर, किस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी केस की हेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी उसका जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है, मतलब कोर्ट ने अभी वो पब्लिकली नहीं बताया है, और उसी दौरान क्या होता है कि एक पार्टी की डेथ हो जाती है, तब सूट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है सूट अबेट हो जाता है अर्थात खत्म हो जाता है। बी, सूट शैल नॉट अबेट, नहीं खत्म होगा। सी, ऐसा माना जाएगा कि जजमेंट पहले ही दे दिया गया था जब पार्टी की डेथ नहीं हुई थी। और डी है नन ऑफ द अबव। अब आपको इन चारों में से आंसर आपका सोचकर कमेंट करना है। आंसर है बी, अर्थात सूट खत्म नहीं होगा, केस खत्म यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन CPC के सेक्शंस को संशोधित कर सकता है। ए है संसद, बी हाई कोर्ट, सी है जिस कोर्ट में सूट की हेयरिंग चल रही हो वो, या फिर डी जो सूट के पक्षकार हैं वो। इसका सही आंसर है ए पार्लियामेंट, अर्थात संसद। भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि वो CPC के सेक्शंस को अमेंड कर सकती है। और आपको याद होगा कि जो ऑर्डर्स हैं उनके अंदर जो रूल होते हैं उनको अमेंडमेंट करने की पावर होती है हाई कोर्ट के पास। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में जितनी भी नॉलेज है उससे जुड़े हुए जितने भी आपको सेक्शंस, ऑर्डर्स याद हैं वो भी आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि इससे आपका रिविज़न होगा और आने वाले अगर कोई भी स्टूडेंट उसको देखेगा तो उसका भी रिविज़न होगा। तो इट्स माई हम्बल request to do participate in the comment section and enhance your and others knowledge as well as। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि जो CPC में अमेंडमेंट हुआ था 2002 में वो कब से फोर्स में आया, मतलब कब से वो लागू हुआ। ए है 1 अप्रैल 2002, बी है 1 जून 2002, सी है 6 जून 2002, या फिर डी 1 जुलाई 2002। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002। तो आपको ये बताना होगा कि कौन से केस के बाद या कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये अमेंडमेंट हुआ था, 2002 में हुआ था या कब हुआ था। तो जो भी आपको इसके बारे में पता है वो आप कमेंट में लिख दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से केसेस हैं जो कि सिविल नेचर के नहीं हैं, जिनकी प्रकृति सिविल प्रकार की नहीं है। और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस सिविल नेचर के होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। एक लिस्ट दी हुई है ना हमें, तो आपको उसको याद कर लेना है। तो ऑप्शंस हैं आपके, ए सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, पूजा पाठ करने का अधिकार। बी है ऐसे केसेस जिनमें पूरी तरह धार्मिक अधिकार शामिल हों। सी है रेंट के लिए सूट, किराए के लिए वाद। डी है हेरिडिटरी ऑफिस, अर्थात वंशानुगत अधिकारों के लिए अगर कोई केस करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां पर पूरी तरह धार्मिक अधिकारों से संबंधित केस होता है वो सिविल नेचर का वाद नहीं होता है। आप CPC में इसे कहां पर पढ़ते हैं, किस सेक्शन में पढ़ते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि डचेस ऑफ किंगस्टन नामक प्रसिद्ध केस इनमें से किससे संबंधित है। ए है विदेशी निर्णय, बी है एक्स पार्टी डिक्री, यानी कि एक तरफा जो फैसला आता है डिक्री आती है, सी है रेस जुडिकाटा, या फिर डी है कोर्ट की
इनहेरेंट पावर्स अर्थात कोर्ट की जो अंतर्निहित पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं उनसे। तो इन चारों में से आपको बताना है कि डचेस ऑफ किंगस्टन नामक केस किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर है सी है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं याद आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि जो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत है वो इनमें से कौन सी रिट पर लागू नहीं होता है। आपने रेस जुडिकाटा पढ़ा होगा सीपीसी में, सेक्शन नंबर क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपका पूरी तरह टेस्ट चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि रिट कौन सी है जिस पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है उत्प्रेषण, सी है परमादेश और डी है अधिकार परीक्षा। और इसका सही उत्तर है ए हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको याद होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हैबियस कॉर्पस रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीम्ड डिक्री इम्प्लाइज, मान्य डिक्री में क्या क्या होता है। ए है कोर्ट का अंतिम जजमेंट, बी है कोर्ट का अंतिम ऑर्डर, सी है जजमेंट का पहला पैराग्राफ, या फिर डी है जजमेंट का अंतिम पैराग्राफ जब तक कि डिक्री तैयार हो रही हो। तो इसका सही आंसर है डी, जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ जब तक कि डिक्री तैयार हो रही हो उसे ही कहा जाता है डीम्ड डिक्री यानी कि मान्य डिक्री। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि इनमें से किस प्रोविज़न में मेसने प्रॉफिट अर्थात मध्यवर्ती लाभ को डिफाइन किया गया है सीपीसी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 या फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। आपको याद होगा कि सेक्शन 2 सीपीसी में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। इनमें से मेसने प्रॉफिट दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लाख की वैल्यू का ओरिजिनल सूट किस कोर्ट में लाया जा सकता है अर्थात किस कोर्ट में उसे दायर किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, ए है हाई कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी सिविल जज जूनियर डिवीज़न या फिर डी सिविल जज सीनियर डिवीज़न। ये क्वेश्चन रिलेटेड है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से और आपको सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला जज के पास दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है सीपीसी का जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अर्थात आर्थिक न्यायाधिकार को डिफाइन करता है, उसको बताता है। ऑप्शन ए सेक्शन 3, बी है सेक्शन 4, सी सेक्शन 5 या फिर डी सेक्शन 6। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 6 हमें पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अर्थात आर्थिक न्यायाधिकार के बारे में बताता है। अगला प्रश्न भी जुरिस्डिक्शन से ही रिलेटेड है। पूछ रहा है कि जब वाद दायर करने की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हों तो तब कौन सी जगह पर वाद दायर किया जाएगा, ये हमें कौन सा सेक्शन बताता है। ऑप्शन ए है सेक्शन 17, बी सेक्शन 18, सी सेक्शन 19 और डी सेक्शन 20। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप इंग्लिश में इसे पढ़ लीजिए ताकि ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हो सके। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 18 हमें बताता है कि जब लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन होती हैं तो कौन से कोर्ट में हमको केस लाना होता है। 12वां क्वेश्चन है आपके लिए कि इंटरप्लीडर सूट अर्थात अंतर अभिवाचनीय वाद से रिलेटेड रूल सीपीसी के कौन से ऑर्डर में दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑर्डर 50, बी ऑर्डर 35, सी ऑर्डर 55 या फिर डी ऑर्डर 40। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 ऑफ सीपीसी हमें बताता है इंटरप्लीडर सूट अर्थात अंतर अभिवाचनीय वाद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसेप्ट अर्थात आदेश या समादेश से रिलेटेड प्रोविज़न सीपीसी में कहाँ दिए गए हैं। ए है सेक्शन 40, बी सेक्शन 44A, सी सेक्शन 45 या फिर डी सेक्शन 46। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी सेक्शन 46 में प्रिसेप्ट अर्थात आदेश या फिर समादेश से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सीपीसी के किस सेक्शन में
धन के लिए डिक्री निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी या हिरासत पर रोक का प्रावधान दिया गया है। ए है सेक्शन 35, बी है सेक्शन 59, सी सेक्शन 60 या फिर डी सेक्शन 56। आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रोविज़न ऑफ सीपीसी में प्रोहिबिट अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ विमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर मनी है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 56 में ये प्रोविज़न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीपीसी 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत इनमें से ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसका डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्की नहीं की जा सकती है। ए है बुक्स ऑफ अकाउंट, बी लैंड, सी बैंक नोट या फिर डी चेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बुक्स ऑफ अकाउंट, अर्थात बही खाते की कुर्की किसी भी डिक्री के निष्पादन के लिए नहीं की जा सकती। 16th क्वेश्चन है कि सीपीसी के सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति का निर्णीत ऋणी द्वारा व्यक्तिगत हस्तांतरण इनमें से क्या होगा। ए वैलिड सही, बी वॉइडेबल शून्यकरणीय, सी वॉइड शून्य या फिर डी इर्रेगुलर अनियमित। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉइड अर्थात शून्य। जब किसी भी संपत्ति की सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 में कुर्की की जा चुकी होती है तो उसका व्यक्तिगत हस्तांतरण शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसी का कौन सा ऑर्डर कमीशन जारी करने से रिलेटेड है। ए ऑर्डर 24, बी ऑर्डर 26, सी ऑर्डर 25 या फिर डी ऑर्डर 27। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी कमीशन जारी करने से संबंधित है। इसमें कमीशन से जुड़े हुए रूल्स बताए गए हैं। 18th क्वेश्चन, सीपीसी के अंतर्गत इनमें से कौन से मैटर पर कमीशन जारी नहीं किया जा सकता। ए है किसी व्यक्ति की जांच के लिए, बी है खातों की जांच के लिए, सी है पार्टीशन के लिए या फिर डी है किसी डिक्री के निष्पादन के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसी के अंतर्गत सरकार के खिलाफ सूट दायर करने से पहले किस सेक्शन के अंतर्गत नोटिस देना होता है। ए है सेक्शन 180, बी सेक्शन 6, सी सेक्शन 80 या फिर डी सेक्शन 21। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, सेक्शन 80 के अंतर्गत यदि किसी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना होता है तो उसको पहले नोटिस देना होता है, और ये कितने दिन का नोटिस होता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति विदेशी राज्यों पर सूट कर सकता है। ए है राज्य सरकार की सहमति से, बी है केवल केंद्र सरकार की सहमति से, सी है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की सहमति से या फिर डी है भारत के राष्ट्रपति की सहमति से। और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, उसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक वाद समाधान की प्रक्रिया और सेक्शन 89 सीपीसी से जुड़े कानूनों को स्थापित किया है। और ऑप्शन है ए दिनेश कुमार वर्सेस यूसुफ अली, बी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वारके कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, सी बिमलेश वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी या फिर डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस वी नोबल कुमार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वारके कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। इस लीडिंग केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 89 सीपीसी और एडीआर के बारे में प्रोविजंस बताए। क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन 94 सीपीसी के अंतर्गत पूरक कार्यवाही सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में इनमें से क्या शामिल नहीं है। ए न्याय निर्णय से पहले गिरफ्तारी, बी न्याय निर्णय से पहले कुर्की, सी अस्थायी निषेधाज्ञा या फिर डी निष्पादक की नियुक्ति।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निष्पादक की नियुक्ति। सेक्शन 94 सीपीसी में बताई गई है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग और इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में जितनी अधिक जानकारी आती है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपका रिवीजन हो और आने वाले टाइम में अगर कोई स्टूडेंट उसको पढ़े तो उसकी भी नॉलेज में वृद्धि हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। सेक्शन 91 के अंतर्गत लोक उपद्रव पब्लिक न्यूसेंस से जुड़े केस कौन फाइल कर सकता है? ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल, बी, कोई भी सिटीजन, सी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर डी, 10 या फिर 10 से अधिक लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवोकेट जनरल। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन 91 में कौन केस फाइल कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसी सेक्शन 113 के अंतर्गत रेफरेंस संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ए, उस केस की पार्टीज, बी, कोर्ट, सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, कोर्ट। 113 के अंतर्गत कोर्ट रेफरेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, कैविएट यानी कि आपत्ति सूचना कितने दिनों के लिए वैध है, अर्थात उसकी एक्सपायरी पीरियड कितने दिनों की होती है? ए, 30 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग, बी, 60 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग, सी, 90 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग, डी, 120 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग। आपको बताना है कमेंट में कि कैविएट सीपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 90 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग। कोई भी कैविएट फाइल करता है तो 90 डेज उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस केस में ये हेल्ड किया गया था न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ उसको प्रदान नहीं की जा सकती बल्कि ये न्यायालय में अंतर्निहित होती हैं? ए है रजनी भाई वर्सेस कमला देवी, बी, सत्यव्रत विश्वास वर्सेस कल्याण कुमार किस्कू, सी, पीसी जयरथ वर्सेस अमृत जयरथ, डी, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हरिलाल। एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हरिलाल। इसमें हेल्ड किया गया था कि कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स कन्फर नहीं की जाती बल्कि वो कोर्ट में खुद इनहेरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीपीसी के इनमें से कौन से सेक्शन में ट्रायल इन ओपन कोर्ट अर्थात खुले कोर्ट में ट्रायल से जुड़े हुए प्रोविजन दिए गए हैं जो पब्लिक की पहुंच में हों? सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, सेक्शन 153C या फिर सेक्शन 153D। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 153B। और जो भी क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इनको तो अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और साथ ही साथ अपने बैरेक्ट में टिक लगाते चलिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दीजिए, स्टार लगा दीजिए, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, सीपीसी के किस प्रोविजन के अंतर्गत वादी को प्रतिवादी की तामील पर दस्ती समन दिया जाता है? ए, ऑर्डर 5 रूल 9A, बी, ऑर्डर 4 रूल 7, सी, ऑर्डर 6 रूल 6 या फिर डी, ऑर्डर 5 रूल 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्डर 5 रूल 9A में प्रतिवादी की तामील पर वादी को दस्ती समन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी निषेधाज्ञा का पालन न करने के परिणाम स्वरूप अधिकतम कितने समय तक सिविल जेल में हिरासत में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ या फिर डी 1 ईयर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1999 और 2002 के सीपीसी संशोधनों की वैधता को निर्धारित किया? और इसके ऑप्शंस हैं ए, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर डी, PNHHC बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको ध्यान में रखना होगा कि ईयर 1999 और 2002 में सीपीसी में अमेंडमेंट हुए थे और ये अमेंडमेंट कब से इन्फोर्स हुए थे ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, सीपीसी के किस प्रोविज़न के अंतर्गत कलेक्टर को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ए, ऑर्डर 40 रूल 1, बी, ऑर्डर 40 रूल 2, सी, ऑर्डर 40 रूल 3 या फिर डी, ऑर्डर 40 रूल 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्डर 40 रूल 5। इसमें कलेक्टर को रिसीवर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, सीपीसी के किस प्रोविज़न में न्याय निर्णय से पहले कुर्की का प्रोविज़न दिया गया है? ए, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, बी, ऑर्डर 40 रूल 1, सी, सेक्शन 96 या फिर डी, ऑर्डर 38 रूल 5 to 13। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 96 के अंतर्गत इसका प्रोविज़न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑर्डर 42 ऑफ सीपीसी किस से रिलेटेड है? ए, उच्चतम न्यायालय में अपील से, बी, निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील से, सी, अपीलीय डिग्री की अपील से या फिर डी, आदेशों के विरुद्ध अपील से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री अर्थात अपीलीय डिग्री की अपील से। अगला प्रश्न, मैक्सिम इन्वाइटो बेनिफिशियम नॉन डेटर सीपीसी के किस प्रावधान से संबंधित है? ए है सेक्शन 26, बी, ऑर्डर 6 रूल 1, सी, सेक्शन 148 ए या फिर डी, ऑर्डर 23 रूल 1। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्डर 23 रूल 1। आपको बताना होगा कि ऑर्डर 23 किससे डील करता है और जो भी ये मैक्सिम होती हैं इनकी हिंदी मुझे मिल नहीं पाई, इसीलिए इसे मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया। क्वेश्चन 35, पब्लिक चैरिटीज़ यानी कि लोक न्यास से संबंधित वाद सीपीसी में कहाँ दिए गए हैं? ए, सेक्शन 41, बी, सेक्शन 92, सी, सेक्शन 100 या फिर डी, सेक्शन 91। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 92 में लोक न्यास खैराती न्यास से संबंधित वादों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, एक एक्स पार्टे डिग्री अर्थात एक तरफा निर्णय को सेट असाइड कैसे किया जा सकता है? ए, ऑर्डर 9 रूल 5 में, बी, ऑर्डर 9 रूल 10 में, सी, ऑर्डर 9 रूल 13 में या फिर डी, ऑर्डर 9 रूल 11 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 में एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, रेस सब जुडिस का मतलब क्या होता है? ए, वाद का लंबित होना, बी, अपील का लंबित होना, सी, एप्लीकेशन का लंबित होना या फिर डी, निष्पादन का लंबित होना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वाद का लंबित होना रेस सब जुडिस कहलाता है और इससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन नंबर 38, कोर्ट के द्वारा समय सीमा को बढ़ाए जाने का प्रावधान किस में दिया गया है? ए, सेक्शन 144, बी, सेक्शन 151, सी, सेक्शन 152 या फिर डी, सेक्शन 148। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 148 सीपीसी में इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वादी के उपस्थित ना होने पर ऑर्डर 9 रूल 8 सीपीसी के अंतर्गत जब वाद डिसमिस कर दिया जाता है तो उसे किस प्रोविज़न में रिस्टोर किया जाता है अर्थात दोबारा उसे फिर से लाया जा सकता है, उसकी स्थिति पुनः वैसी हो जाती है कि जैसे वो डिसमिस ना किया गया हो। ऑप्शंस हैं ए, ऑर्डर 9 रूल 9, बी, ऑर्डर 9 रूल 10, सी, ऑर्डर 9 रूल 11 या फिर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑर्डर 9 रूल 9 में जब सूट डिसमिस हो सकता है तो कारण बताकर उसे रिस्टोर किया जा सकता है। और अब आया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कोर्ट कब गार्डियन एड लिटम यानी कि वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर सकती है? ऑप्शन ए, केवल जब वादी अवयस्क हो, बी, केवल जब प्रतिवादी अवयस्क हो, सी, वादी या फिर प्रतिवादी दोनों के लिए या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोर्ट के द्वारा
वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाता है जब प्रतिवादी अवयस्क यानी कि माइनर हो। तो ये थे हमारे आज के CPC के 40 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स तैयारी करते हैं तो उन्हें ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी जैसा आपका मन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।